नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा, बोली और लिपि पर। दोस्तों, वैसे तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, हिंदी का बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है। इस पर कई सारी वीडियोस बनाई जा सकती हैं, लेकिन हम इसको पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए एक ही वीडियो में सीमित करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और हर उस बिंदु पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले तो इसकी कुछ बेसिक बातें हम जरूर करेंगे, क्योंकि बेसिक जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए, और उसके बाद ट्रिक के माध्यम से कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में कहाँ, उसका क्षेत्र कितना व्यापक है, हर बात को मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, और बहुत आसानी से आप ट्रिक से उनको याद रख भी लोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो सबसे पहले मैं इसके जो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक जानकारी भाषा, लिपि और बोली से हमारे पास होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको एक एक करके आज बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है भाषा। भाषा है क्या भाई? ठीक है, वैसे मैंने सब कुछ लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ से, लेकिन पहले बात को समझो कि भाषा क्या है। तो भाषा क्या होती है भाइयों, ये समझो पहले। तो कोई भी मनुष्य है, ठीक है, एक दूसरे से हम अगर बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है, तो दो ही माध्यम से कर सकते हैं, लिखित या मौखिक। तो क्या है इसकी पूरी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी मनुष्य द्वारा अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसके दो पर्टिकुलर माध्यम है दोस्तों, दो विशेष माध्यम है जिनको मान्यता प्राप्त है, लिखित और मौखिक। ठीक है, वैसे सांकेतिक भी इसका माध्यम है एक, लेकिन सांकेतिक एक माध्यम प्रचलित नहीं है, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। सांकेतिक क्या? सांकेतिक समझने का प्रयास करो। आपको भूख लगी तो दोस्तों आप भूख का इशारा करोगे, आपको प्यास लगी तो आप पानी पीने का इशारा करोगे, आपको नींद आ रही तो आप सोने का इशारा करोगे। ठीक है ना, और भी ना जाने क्या क्या इसके तरीके हैं, आप तो सब जानते ही हैं, नैनो की तो बात नैना जाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझ जाओगे, सारी बातें समझ रहे हो। लेकिन कुल मिलाकर इसका जो सबसे महत्वपूर्ण इसके जो माध्यम है वो लिखित, यानी कि लिखकर आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को समझा सकते हो, और बोलकर समझा देते हो। तो मौखिक और लिखित, ठीक है, ये दो भाषा के माध्यम है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये भाषा का परिभाषा हुई और तरीका हुआ। दूसरी बात दोस्तों क्या होती है? बोली। अब क्या होती है बोली? बोली क्या है, बोली के बारे में भी समझो। तो बोली क्या है? किसी सीमित क्षेत्र, कोई पर्टिकुलर रीजन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का अविकसित या अल्प विकसित रूप, अविकसित या अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है दोस्तों। इसका कोई लिखित माध्यम नहीं होता, इसका कोई साहित्य नहीं होता, ये बस बोली जाती है। ठीक है मित्रों, ये केवल बोलने के काम है, एक दूसरे से समझाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसका कोई लिखित, ठीक है, साहित्य नहीं होता। हाँ, हालांकि एक बात है, यदि बोली थोड़ी सी विकसित हो जाए, बोली विकसित हो जाए, ठीक है ना, और उसमें साहित्य लिखे जाने लगे, जैसे इसका उदाहरण है ब्रजभाषा और अवध। अवध और ब्रजभाषा भी तो बोली हैं, लेकिन इसमें रचनाएं लिखी गई, इसमें साहित्य लिखे गए सूरदास जी द्वारा, और ठीक है, सूरदास जी द्वारा लिखे गए, इसमें सूरदास जी ने लिखा है भाई, और कबीरदास जी ने भी लिखा है, तो इसको उपभाषा कहे जाने लगी। फिर बोली का विकसित रूप उपभाषा कहलाता है। ठीक है मित्रों, उपभाषा कहलाता है, बोली का विकसित रूप। तो बोली के बारे में आप जान गए। अच्छा, तीसरा हेडिंग हमने डाला था लिपि। लिपि क्या है भाई? लिपि क्या है? तो लिपि की जो पर्टिकुलर परिभाषा जो किताबों में दी रही थी वो तो यही है कि ध्वनियों को अंकित करने के लिए, ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों, जो चिन्ह बना रहे हैं, जो साइन है हमारे, निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। या सरल भाषा में यूं कहें, भाषा की अभिव्यक्ति को लिपि कहते हैं। भाषा को कैसे लिखे, भाषा को कैसे लिखा जाए, यही लिपि है। भाषा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मेथड, ही लिपि कहलाता है दोस्तों, स्क्रिप्ट कहलाता है। लिपि को स्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, तो इसको बात को आप समझ गए। ठीक है, पूरा आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो पढ़ लेना वैसे भी। अच्छा, और मैंने इसको कुछ पॉइंट करके लिखा है, क्या है कि भारत की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी, स्वयं ब्रह्मा जी ने इसको बनाया है, ये मानकर चलिएगा, और खरोष्टी है। ठीक है, ब्राह्मी से फिर कौन सी आई दोस्तों? फिर देवनागरी, संस्कृत आई, संस्कृत के बाद हिंदी में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा बननी शुरू हो गई हमारी। तो हमसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है भैया, ब्राह्मी। देवनागरी से पे पहली, देवनागरी भी ब्राह्मी से बनी है, और खरोष्टी। ठीक है, कहेंगे भारत की सबसे प्रचलित लिपि देवनागरी। भारत की सबसे प्रचलित लिपि कौन सी है? देवनागरी है दोस्तों। और मैं आपसे बताऊं, पूछ लेंगे बताओ भाई कौन कौन सी भाषाओं की लिपि देवनागरी है? तो कौन कौन सी है भाई? संस्कृत है, हिंदी है,
मराठी है, नेपाली है, कोंकणी है, ठीक है ना दोस्तों। तो इन भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक है ना। ये बिल्कुल हिंदी की तरह लिखी जाने वाली भाषाएं हैं ये भी, ठीक है। और क्या कहा? यह जैसे बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का क्या विशेषता है? यह जैसे बोली जाती है वैसी ही, ठीक है, लिखी भी जाती है ये। इसमें इंग्लिश की तरह ये नहीं है कि बोल तो रहे आप CUT कट, ठीक है ना, तो PUT भी पट होना चाहिए, लेकिन PUT उनके यहाँ पुट होता है, ठीक है दोस्तों। उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें साइलेंट होती है। काम CALM, लेकिन काम कहेंगे। हथेली PALL साइलेंट रहेगा उनमें, पाम। लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं, हिंदी में जो बोल रहे हैं वही लिखा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है वही बोल रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट है, ठीक है। बाएं से दाईं ओर ये लिखी जाती है, उर्दू दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन हमारी भाषा, हमारी ये जो लिपि देवनागरी है, ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों। तो समझ पाए इसकी बारीकी बातें आप लोग? चलिए इधर भी आते हैं, इधर की भी महत्वपूर्ण बातें समझो। तो मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, तो 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इस पर सबका मत बन गया, ठीक है ना। तो यानी कि हिंदी को संविधान की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया या राजभाषा घोषित कर दिया गया। देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फ़र्क है। राष्ट्रभाषा तो पर्टिकुलर वो है जो पूरे देश में बोली जा रही हो, ठीक है, लेकिन भारत में कोई ऐसी भाषा नहीं जिसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया हो। बस हम अपने मन से ही कि भाई हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो राष्ट्रभाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान में नहीं लिखा हुआ कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। हाँ, हिंदी संघ की राजभाषा है। संघ की राजभाषा से क्या तात्पर्य है? संघ की राजभाषा से ये तात्पर्य है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, संघ सरकार के, केंद्र सरकार के सारे कामकाज हिंदी में होंगे दोस्तों, सारे कामकाज हिंदी में होंगे। ये होता है संघ की राजभाषा। अच्छा, बहुत सारे राज्य हैं, 10 राज्य हैं हमारे, जिनकी राजभाषा जो है वो हिंदी है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ऑफिशियल वर्क जिस भाषा में किया जाए उसको राजभाषा कहते हैं मित्रों। चलिए, तो ये बात होगी। और फिर क्या जानते हैं हम? 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल GS का भी क्वेश्चन है, हमारे याद होना चाहिए ये, कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगली बात क्या करेंगे? राजभाषी, भारत की जो राजभाषा है, भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ये बिल्कुल हमें कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए दोस्तों। आगे क्या है? भाषा की 5 इकाइयाँ हैं, ये भी छूट गया था, ठीक है ना, इधर लिखना पड़ा। तो भाषा की 5 इकाइयाँ हैं दोस्तों, ठीक। तो हमसे पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा, सबसे पहले ध्वनि निकलती है ना, तभी तो हम फिर वर्ण बनाते हैं, फिर शब्द बनाते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं, फिर कुछ और आगे चीज़ें, पद बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो सबसे छोटी इकाई हमसे पूछ लेंगे भाई, तो सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है? ध्वनि है। तो मैंने लिखा है, आपसे पूछेंगे भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं? तो भाषा की 5 इकाइयाँ हैं, ठीक है। सबसे छोटी ध्वनि से फिर वर्ण बनते हैं, ध्वनि निकलती है, फिर उनको वर्ण का रूप देते हैं। जब वर्ण तैयार होगी तो वर्णों को जोड़कर हम शब्द बना देते हैं, शब्द तैयार हो गए तो शब्द को जोड़कर हम छोटे छोटे पद बना देते हैं, और पद से फिर सेंटेंस, पूरा वाक्य तैयार हो जाता है। तो ये 5 इकाइयाँ होती हैं दोस्तों। और क्या ज़रूरी बात हमें समझनी है इसमें, और समझनी है कि भारत में 45% लोग हिंदी बोलते हैं दोस्तों। 45% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, हालांकि 56 भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा दिखेगा कि 45 से 56% तक लोग हिंदी बोलते हैं। अब वो 45 से 56 क्या है भाई? 45% तो ये हैं जो उत्तर भारत के 10 राज्य, इनमें बोले जाने वाली पर्टिकुलर हमारी असली भाषा ही हिंदी है। हालांकि इसमें वो भाषाएं डल रही, बोलियाँ अलग है, लेकिन मेन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज और बोलने वाली भाषा हिंदी है। लेकिन आप देखोगे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, और अन्य है ना, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, लेकिन हिंदी तो वो भी जानते हैं ना। तो इसलिए 45 से ये 56 तक पहुंच जाता है मामला। लेकिन पर्टिकुलर जो है इन 10 राज्यों में 45% लोग बोलते हैं, और 49% क्षेत्र पर बोली जाती है। ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि हिंदी भाषा को, एक्चुअली एक को था, को 45% लोग बोलते हैं, और ये भारत के 49% क्षेत्र पर बोली जाती है दोस्तों। ये 45 से 56% भी हो सकता है, मैंने बताया। तो 45 तो पर्टिकुलर रीजन, बिल्कुल जिसमें बोली जाने पूरी एकदम फाइनल हिंदी है। लेकिन कुछ हिंदी तो सब जगह बोल लेते हैं ना लोग, मराठी भी बोल लेते हैं, गुजराती भी हिंदी जानते हैं, तो उन सबको मिलाकर 56 हो जाती है। लेकिन वैसे 45 ही दिखेगी आपको लुसेंट या अन्य किताबों में लिखा हुआ। अच्छा, और क्या है? उत्तर भारत के 10 राज्यों में दोस्तों हिंदी बोली जाती है, आपको पता होना चाहिए। पूछेंगे हिंदी भारत के कितने राज्यों में बोली जाती है? तो उत्तर भारत के, इनको हिंदी भाषी राज्य कहते हैं, इनको हिंदी भाषी राज्य कहते हैं दोस्तों। 10 राज्य ऐसे ऐसे कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, लगभग सभी आ गए ना। तो ये सारे राज्य दोस्तों ऐसे हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है, ठीक है ना। वैसे तो मैं आपसे बताऊं, हिंदी भारत में नहीं बोली जाती। हिंदी भैया बहुत असीमित क्षेत्र है इसका। हिंदी तो वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, क्योंकि ये बोली थोड़ा है कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में बोल रहे हैं इसको। ये तो भाषा है, भाषा तो सब में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। जैसे अमेरिका में भी 1 लाख लोग बोलते हैं दोस्तों, जर्मनी में बहुत सारे लोग बोलते हैं, और मैं आपको बता दूं उसमें यमन में 5000 लोग हैं, नेपाल में तो 80 लाख लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। और आपको बताऊं मैं अफ्रीका में भी 80,000 हैं, ठीक। जर्मनी में 30,000 लोग, बहुत लोग हिंदी बोलते हैं। हमारे यहाँ के NRI वहाँ रह रहे हैं, हमारे भारतीय मूल के लोग वहाँ रह रहे हैं, वो हिंदी बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी सीखने आ रहे हैं। तो इसलिए ये ठीक है ना। और विश्व में तीसरे नंबर पर बोली जाती है हिंदी, सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर चीनी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, दूसरे नंबर पे इंग्लिश भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा नंबर पर बोली जाती है, और तीसरा नंबर जो हिंदी का ये हिंदी विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आपको याद होने चाहिए ये वाली बातें। तो दोस्तों समझ पाए ना इन बातों को आप। आई होप ये बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब सारी चीज़ें मैं ट्रिक से जोड़ूंगा दोस्तों। अभी ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर और प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊंगा आपको इस बुक से। इसमें 92 से 100 सवाल हैं, और देखोगे आप ये सब UPSSC, लोअर PCS मेंस और सारे बहुत अच्छे से इस बुक से मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा इसका, इस वीडियो के तुरंत बाद। और अब देखेंगे कि सारे सवाल आपसे आसानी से हो रहे हैं, सबको ट्रिक से जोड़कर मैं आपको बताऊंगा। चलो तो सबसे पहले मैं बिटान देता हूं, इसको रफ कर देता हूं और कुछ नई चीज़ें आपके लिए लिखता हूं दोस्तों। अब समझें हिंदी का उद्भव एवं विकास, हिंदी कैसे डेवलप बनी, हिंदी कैसे आई दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए वैदिक काल, जब वैदिक काल की शुरुआत हुई थी दोस्तों, 1500 ईस्वा पूर्व समझिएगा लगभग, ठीक है ना। तो उस समय जो वैदिक संस्कृत थी वो ऋग्वैदिक हुआ करती थी, ऋग्वैदिक लोग ऋग्वैदिक काल में, ठीक है ना। लेकिन क्या थी बात, वो कठिन थी भाषा, वो ग्रंथ लेखन में काम आती थी। भाषा कठिन थी अपेक्षाकृत वो, और ग्रंथ लेखन ज़्यादातर भी उस समय के जो वैदिक संस्कृत और ऋग्वैदिक काल के जितने ग्रंथ लिखे हुए हैं वो सब, ठीक है, इस वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे हुए, वो ग्रंथों की भाषा थी। थोड़ी सी फिर हल्की हुई वो, ठीक है ना। उसी का नाम हो गया फिर लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या थी, बोलचाल की भाषा थी, संस्कृत थी भाषा, संस्कृत थी बोलचाल की उनकी, संस्कृत बोलते थे वो, ठीक है ना। ये अपेक्षाकृत ऋग्वैदिक संस्कृत से हल्की थी। और कौन सा परिवर्तन हो गया, उत्तर वैदिक काल आ गया था। कौन सा काल, कौन सा समय, उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक आ गया था दोस्तों। और ये भाषा जो है, ये रूप इस संस्कृत का सरल हो गया था और बोलचाल की सामान्य भाषा बन गई थी ये, ठीक है मित्रों। ये वाली बात समझिएगा। दूसरी बात, उसके बाद जन सामान्य की भाषा बन गई पाली, ठीक है दोस्तों। जन सामान्य की भाषा पाली बन गई। जब समय अशोक सम्राट के समय का, मौर्य काल के समय में जब भगवान बुद्ध थे, तो उन्होंने पाली में ही अपने प्रथम, देखे कि आप सारनाथ में प्रथम जो प्रवचन दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे, तो वो पाली भाषा में दिए थे, वो बौद्ध, ठीक है ना। इसीलिए उनको बौद्ध से दिखा दिया, हमें लिख दिया, ठीक, प्रवचन दिए थे। तो उसके बाद पाली के बाद में जन सामान्य की भाषा कौन सी बन गई, प्राकृत, ठीक है। जैनों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश आए थे, या उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे, या उनके जितने भी उपदेश हैं, पुस्तकें हैं, वो प्राकृत भाषा में लिखी हुई हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके सामने मैंने जैन लिख दिया, ठीक। तो समझते जा रहे हैं एक एक बात को आप। उसके बाद प्राकृत से इसका रूप भाषा का कैसा हो गया, अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा होना, विकृत हो जाना, ठीक है दोस्तों। इसके सामने मुस्लिम लिखने का मतलब ये है कि उस समय मुस्लिमों का आक्रमणकारी कहें या जैसे भी, वो भारत में आना शुरू हो गए थे, और इस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की, ठीक है, उर्दू के ये शब्द जुड़ गए थे नए नए, है ना। टूट रही थी अलग अलग चीज़ों में ये, है ना। उर्दू में टूट रही थी, अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट होती, इसलिए अपभ्रंश। तो इसमें मुस्लिम शब्द, देशों से आए हुए लोगों के शब्द जुड़ गए थे, तो इसका नाम हो गया था उस समय अपभ्रंश। अपभ्रंश से बाद में फिर कौन आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाली आए, भारत में और लोग आने लगे। तो इन भाषाओं के शब्द, अंग्रेजी भाषाओं के शब्द आके जुड़ने लगे, तो इसका नाम अवहट हो गया अब। और अवहट से दोस्तों क्या हो गया, हिंदी। तो अपभ्रंश अगर ऑप्शन में ये ना हुआ ना कि हिंदी की जननी, ठीक है ना, किससे टूटी, अवहट ना हुआ, तो अपभ्रंश, अपभ्रंश से टूट के हिंदी बनी है। इसका मूल अपभ्रंश है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना इस तरीके से भी ये,
ठीक है ना। ये सारी लिस्ट आपको याद रखनी चाहिए, एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है दोस्तों। दोबारा से अगर बार बार रिपीट करूँगा तो वीडियो बड़ी होने की बात हो जाएगी थोड़ा। आगे देखो, ये कैसे हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिंदी की जननी भाषा संस्कृत, सबको पता है। हिंदी की जननी कौन है, ठीक है ना, मदर ऑफ हिंदी संस्कृत है, आपको पता है, संस्कृत से बनकर आई है। आगे देखें, हिंदी की आधुनिक जननी अपभ्रंश। हिंदी की आधुनिक जननी कौन है दोस्तों, अपभ्रंश से तो बन के तैयार हो गई हिंदी। बहुत सारे शब्द आके जुड़ गए अलग अलग धर्मों से, अलग अलग देशों से, तो अपभ्रंश हो गया ये, ठीक है। पूछेंगे हिंदी की अत्याधुनिक जननी, तो अवहट। अवहट देख रहे हैं आप, अब तंदुनी, अब हम बोल रहे हैं पता नहीं कितनी भाषाओं का इस्तेमाल कितने देशों से है ना। डच भी है, फ्रांसीसी भी है, पुर्तगाली भी, उर्दू भी है, फारसी भी है, ठीक है ना। बहुत सारे शब्द हमारी भाषाओं में होते हैं आज के समय में। और उसके बाद में सहचरी, बोलेंगे हिंदी की सहचरी भाषा संस्कृत, बोलेंगे हिंदी की आदि भाषा वैदिक संस्कृत। तो दोस्तों इन बातों को भी आप समझ पाए। अब मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, ट्रिक के साथ समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। चलिए मैं लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हिंदी की उपभाषाओं को। ये हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर सेक्शन है, इस भाषा बोली एवं लिपि का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो वो हिंदी की 5 उपभाषाएं दोस्तों, ठीक है, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी, ठीक है ना। उपभाषाओं को 3 अपभ्रंशों में तोड़ा गया। ये शौरसेनी अपभ्रंश है, ये मागधी अपभ्रंश है और ये अर्धमागधी अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश है, ठीक है ना। पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश अर्धमागधी अपभ्रंश है, यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश। आपसे पूछा जाएगा बिहारी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है, तो मागधी अपभ्रंश। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थानी हिंदी का शौरसेनी अपभ्रंश। आपसे पूछा जाएगा पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है, तो शौरसेनी अपभ्रंश। आपसे पूछा जाएगा पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है, तो दोस्तों खस शौरसेनी अपभ्रंश। बस खस और दिख जाएगा तुम्हें बना हुआ यहाँ पर, खस शौरसेनी अपभ्रंश और नजर आ जाएगा दोस्तों। चलिए, तो ये कुल मिलाकर आपने देखा, ये क्या है, 3, ये 5 उपभाषाएं हैं और जो मैंने नीले पेन से लिखी हुई दोस्तों ये सब बोली हैं, ठीक है ना, ये बोली। अब इनके बारे में कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली है, पूर्वी बोली कौन सी है, बिहारी हिंदी की बोलियाँ कौन सी है, पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ कौन सी है, पहाड़ी हिंदी की बोलियाँ कौन सी है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों राजस्थानी हिंदी की ये 5 बोलियाँ हैं, देखते हैं इनको कौन कौन सी हैं। जयपुरी, जयपुर के आसपास बोली जाती है। मालवी, मालवीय के पठार के क्षेत्र के आसपास बोली जाती है, मालवीय क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी, मारवाड़ी सब में पता ही आपको, मारवाड़ी लोग राजस्थान के हैं, ठीक है ना, मारवाड़ी बनिए बड़े फेमस होते हैं। तो मारवाड़ी ये भी राजस्थानी हिंदी है। निमाड़ी राजस्थानी हिंदी है। भील जनजाति राजस्थान में रहती है, तो ये राजस्थानी हिंदी हो गई दोस्तों। आगे देखते हैं पहाड़ी हिंदी। तो कुल्लुई, कुल्लुई जो बोली है, कुल्लुई बोली, ये कुल्लू मनाली के क्षेत्र में बोली जाती है, कुल्लुई है ये बोली। फिर गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली बोली बोली जाती है दोस्तों। कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं बोली बोली जाती है, ठीक है ना। ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं जितने ये हैं, इनको याद करते हैं। अब आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी देखिए दोस्तों, जो उत्तर भारत में, तो वैसे तो चलो ये भी, लेकिन उत्तर भारत में बोले जाने वाली ज़्यादातर बोली जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखो तो कन्नौजी, जो कन्नौज क्षेत्र के आसपास में बोली जा रही दोस्तों, कन्नौजी हिंदी है, ठीक है ना। इसका मुख्य केंद्र मैं आपसे बताऊं, ठीक है। चलिए, तो वो अलग से भी मैंने इसका पूरा पार्ट बनाया है। बुंदेलखंड, ये बुंदेली हिंदी, ठीक है ना। कन्नौज, जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के आसपास हैं वो कन्नौजी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो दिल्ली, ठीक है ना, आसपास के ज़िले और देहरादून का मैदानी क्षेत्र, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, शामली, बागपत, ठीक है, ये सब ज़िलों में खड़ी बोली बोली जाती है। एक तरीके से थोड़ी सी उखड़ टाइप की खड़ी बोली होती है, ठीक है ना। तो ब्रजभाषा, ब्रजभाषा भी ये सब पश्चिमी हिंदी का ही पार्ट है, ठीक है ना, ब्रजभाषा बोली। तो ये क्या है, इसका केंद्र अवध, मथुरा, अलीगढ़ इसका मुख्य केंद्र है दोस्तों, ठीक है। आगरा। हरियाणवी, हरियाणवी तो आप जानते ही हैं, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र और हरियाणा के अधिकतर ज़िलों में बोली जाने वाली जो
बोली है वो हरियाणवी है, तो समझ जाओगे। इनको याद रखने का तरीका क्या है, कैसे याद रखे जाए कि कौन कौन सी प्रश्न, ये तो ऑप्शन में पूछेंगे। बताइए निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो इनमें से चार, इनमें से कोई और ऑप्शन होंगे, एक इनमें से होगा, तो आप ऐसे याद करोगे। या निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इनमें से होगा, ये 3 ऑप्शन कोई इनमें से लिखा होगा। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए, इनको याद रखने का तरीका दोस्तों, कानों में बूंदे डाले खड़ी थी ब्रज की हरियाणवी, ठीक है ना। तो कानों में बूंदे डालकर खड़ी थी ब्रज की हरियाणवी, कोई लड़की जो ब्रज में आके खड़ी थी, तो ऐसे याद रख लेना, कानों में बूंदे डाले खड़ी थी ब्रज की हरियाणवी। कानों से मतलब कन्नौजी, ठीक है ना, बूंदे से मतलब बुंदेली, खड़ी से मतलब खड़ी बोली, ब्रज से मतलब ब्रज भाषा, और हरी से मतलब हरियाणवी भाषा, ठीक है दोस्तों, ये याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम बिहारी हिंदी पर, ठीक है ना। तो बिहारी हिंदी कौन कौन सी है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 बोलियां जो हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। मगही को देख लिए, ये गया पटना क्षेत्र में बोली जाती है, गया और पटना इसका मुख्य केंद्र है, ठीक है ना। मैथिली दरभंगा मुजफ्फरपुर में ये मैथिली बोली जाती है। रही बात भोजपुरी, तो भोजपुरी तो आपको पता है बनारस, ठीक है ना, जौनपुर इसका मुख्य केंद्र है। भोजपुरी जो फिल्में बनती हैं, भोजपुरी फिल्में, ये बिहार के कुछ ज़िलों से सटे हुए, जो बिहार और यूपी के ज़िले हैं, कुछ ज़िले बिहार के और कुछ ज़िले यूपी के, ठीक है ना, पूर्वी ज़िले, उनमें बोले जाते हैं विशेष तौर से ये भोजपुरी हिंदी। भोजपुरी फिल्मों में आप देख सकते हो उस चीज़ों को, तो यूपी प्लस बिहार मिला के, ठीक है ना, तो ये बिहारी हिंदी कहलाती है। अब आती है पूर्वी हिंदी दोस्तों। पूर्वी हिंदी क्या, उस बात को भी समझिए। तो पूर्वी हिंदी क्या है भैया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना। अब अवधी का मतलब जैसे अयोध्या, फैजाबाद, कानपुर, इस क्षेत्र में मुख्यतः इसके, ठीक है ना, सीतापुर, बस्ती, गोंडा, इनमें अवधी बोली जाएगी। लिखूंगा मैं कौन से क्षेत्र में कौन सी, ठीक है ना, भाषा है, वो अलग से लिखूंगा अभी। तो अवधी बोली जाती है पूर्वी हिंदी, ठीक है ना, मैंने बताया इसका अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, सीतापुर इसका केंद्र है। बघेली, ठीक है ना दोस्तों, ये बघेली क्या है, विशेष तौर से रीवा जो है मध्य प्रदेश का, रीवा, जबलपुर इसका मुख्य केंद्र है, वहाँ पर बोली जाती है। और ये उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों, ठीक है ना, आगरा से आगे चलेंगे तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बोली जाती है, इसको बघेली बोली कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ी विशेष तौर से छत्तीसगढ़ में ही बोली जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब याद रखने का ट्रिक क्या था भैया, जो पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, तो बिहारी हिंदी कौन कौन सी है, मगही, मैथिली और कौन सी, भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो मगही से M, मैथिली को भी M लिखा, भोजपुरी को M। तो जब आप डाटा खर्च कर रहे होंगे, नहीं जब मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ तो डाटा लग रहा होगा, कुछ तो MB लग रही होंगी आपकी, तो MB लग रही होगी, 1 MB मेरी तरफ से भी लगा देना, यानी कि 1 M मेरी तरफ से भी जोड़ लेना, तो MMB से याद रख लेना भैया। जब भी एग्जाम में कभी भूलोगे, अटकोगे, तो दिमाग में रखना कि हमने बिहारी हिंदी को MMB से याद करा था, मगही, मैथिली, भोजपुरी से, ठीक है। अब पूर्वी हिंदी की बात आती है, ठीक है ना, ABC से याद रख लेना, कभी भूल जाओ तो A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी, याद रख लोगे ना दोस्तों, ABC अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना। तो मैंने इनकी जो मुख्य केंद्र हैं, जहाँ जहाँ ये बोली जा रही हैं, वो भी दोस्तों मैंने बताने का प्रयास किया आपको, और बाकी मैं अलग से अभी लिख देता हूँ कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली जा रही। तो आई थिंक आपकी समझ में आए सारी बातें, ठीक है। चलते हैं आगे, लिखते हैं कुछ। चलो दोस्तों, अब देख लेते हैं कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में पूछी जाती है, कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है ना। वैसे तो क्षेत्र दोस्तों इसका कई ज़िले हो सकता है, कई विस्तार हो सकता है, लेकिन हमने जो केंद्र है, जो बिल्कुल जहाँ उसका केंद्र है या उसके आसपास की ज़िले वही है लिखे हैं मैंने। और ख़ास तौर से रही बात ट्रिक की, तो ये बहुत सारे हैं, इतनी ट्रिक नहीं बनानी संभव नहीं थी, तो बस बिल्कुल आप मुख्य 2, 3, 4 ज़िले तक याद कर सकते हो, जो केंद्र है मुख्य बिल्कुल उनके। चलिए, खड़ी बोली कहाँ कहाँ भैया, जैसे मैंने बताया था, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, शामली, दिल्ली का आसपास का क्षेत्र, ठीक है ना, और देहरादून का मैदानी क्षेत्र, इनमें सब में क्या है, खड़ी बोली है, ठीक है ना। लेकिन चलो 4-5 मैंने ज़िले लिख दिए। ब्रज भाषा कहाँ है, ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है भाई, मुख्य कहाँ बोली जाती है मुख्यतया वो, तो मथुरा, आगरा के आसपास के ज़िले, अलीगढ़, हाथरस और बुलंदशहर, इनमें दोस्तों ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक। ये किसका है, जो पश्चिमी हिंदी के पार्ट है सर ये। हरियाणवी तो विशेष तौर से हरियाणा भाई, हरियाणा और दिल्ली का देहाती क्षेत्र, करनाल, रोहतक और 1-2 ज़िले और हरियाणा के, ठीक है ना, हरियाणवी बोली जाती है इसमें। वैसे तो सभी हरियाणा में। बुंदेली कहाँ जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, कहाँ, झांसी, ग्वालियर, ठीक है ना, जालौन, हमीरपुर, या MP तक चला जाता है ना दोस्तों। वह मैं गलती से बता दिया था मैंने कुछ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, कुछ को बताया था कि भाई ये बिहार का हिस्सा है, लेकिन बिहार से अलग अलग वो दूसरे युग, तो देखिए उत्तर प्रदेश में
भी बोली जाएंगी वो बिहारी भाषाएं, ठीक है ना। अवधी भाषाएं जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल वो, ठीक है ना, अवध क्षेत्र में बोली जाएँ, वो दूर तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तक जाएंगी, ठीक है। वो तो बस खाली समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया था। चलिए अवधी, अवधी देखिए, अवध, अवध से आप समझोगे भगवान श्री राम की समय की भाषा अवधी। तो इसका केंद्र कहाँ होगा? अयोध्या, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद में पड़ता है, अब तो नाम चेंज हो गया, अयोध्या हो गया। लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, ठीक है ना, ये सब आ रहे होंगे। बघेली, बघेलखंड क्षेत्र में कहाँ इसका केंद्र, मुख्य केंद्र कहाँ है? रीवा है मध्य प्रदेश में। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है सब, ठीक है। छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी हो गया, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा एरिया है ये? अब ABC किस में थी? ABC किस में थी दोस्तों? ये पूर्वी हिंदी थी, पूर्वी हिंदी का पार्ट था ये। तो देखिए छत्तीसगढ़ में पहुंच गया उधर, है ना, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, है ना। अब समझ लीजिएगा बस इस बातों को, ठीक है ना। अब मगही, मगही से भी बिहार में चला गया, मगही भाषा बिहारी भाषा है ऐसे भी। तो पटना इसका मुख्य बिंदु है, ठीक, केंद्र बिंदु है। गया, पालमू और हजारीबाग तक ये बोली जाती हैं दोस्तों। एक आध जिला और भी है, लेकिन अब 3-4 शुरू के याद रखो, इन्हीं से पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। फिर मैथिली, मैथिली किस क्षेत्र में बोली जाती? तो भैया बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर जिलों में, क्षेत्रों में ये बोली जाती है। उसके बाद आती भोजपुरी भाषा। तो भोजपुरी, जहाँ जहाँ भोजपुरी फिल्में फेमस हैं भाई, जिन जिन जिलों में भोजपुरी फिल्में देखी जाती हैं, वो जो उनकी भाषा को अच्छे से समझ लेते हैं, वो समझो भोजपुरी क्षेत्र हो गया। जैसे बहुत सारे जिले हैं इसमें, बनारस तो केंद्र बिंदु है इसका, बिल्कुल। बनारस तो बॉलीवुड की तरह जैसे मुंबई है, ऐसे ही बनारस उनका केंद्र है। तो बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर ये बिहार में चला गया, ठीक, ये यूपी का है, सॉरी। गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, ठीक है ना। और भी बहुत सारे इसके ज़िले हैं, देख रहे हैं हम, ठीक है ना। शाहजहाँपुर, चंपारण, सारण, ठीक, आजमगढ़, ये कई सारे इसके ज़िले हैं। तो दोस्तों मैं जितना भी इसमें समझा पाया, वैसे तो खैर चलो मैं, ठीक है ना, अपनी किताबों से भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन पेपर में पूछेंगे इसका क्षेत्र। तो जो मुख्य मुख्य 2-3 जिले हैं ना, उनको जरूर याद रखना चाहिए। रही बात हरियाणवी की, ठीक है ना, राजस्थानी वो मैंने बता ही दिया था, स्थान भी उनके, और उत्तराखंड की या जो हिमाचल प्रदेश में थी पहाड़ी, वो भी समझाएगी। ये 3 तरीके की जो भाषाएँ थी हमारी, पूर्वी, ठीक, पूर्वी हिंदी, फिर हम बिहारी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो वो उनके पर्टिकुलर रीजन कहाँ है, उनके क्षेत्र विशेष की बात भी हमने यहाँ पर कर ली। और दोस्तों इस तरीके से जहाँ तक मेरा नॉलेज का सवाल था, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि भाषा, लिपि और बोली का पूरा सारांश इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको दे पाऊँ। और मैं कितना सफल हो पाया इसमें, ये तो आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। तो मैंने अच्छा कलेक्शन यहाँ पर दिखाने की कोशिश की आपको, बस आप सबके स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ भी लेंगे दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर देना यार। अभी हमारा चैनल ग्रोइंग पोजीशन पे है, तो और अच्छे से ग्रो कर जाइए। मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। हर वीडियो जो भी टॉपिक होगा उसका प्रैक्टिस सेट भी उसके बाद जरूर होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।